Hello everyone, this is CA Keval Mota, and today we are going to start with a new chapter that is definitions. Okay, definitions देखेंगे, कुछ important definitions ही देखेंगे. एक चीज दिमाग में रखना, एग्जाम में definitions के ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा. There will be no direct question coming out from this particular chapter. Okay, however, when you are writing answers, at that time you have to give the reference to the definitions. And one more thing, you do not have to reproduce exact wordings. आपको सेम टू सेम वर्डिंग्स वहां पर नहीं लिखनी है. ओके, जरूरी नहीं है, मतलब आपको याद थोड़ी रहेगा इतना डेफिनेशन. अगर डेफिनेशन भी याद करना है तो बुक किस काम की. ओके, सो डेफिनेशन तो आपको बाहर नहीं करना है कुछ भी, आपको सिर्फ समझ के लेना है उसको, उसका क्या ब्रॉड मीनिंग है वो हम देख लेंगे. इज दैट क्लियर? सो नाउ लेट अस बिगिन. फर्स्ट वन इज कोस्टल गुड्स. कोस्टल गुड्स मतलब क्या? Coastal goods means such goods which are moving in India only from one port to another port. For example, say from Visakhapatnam, if goods are coming to Mumbai port, okay, Visakhapatnam port to Mumbai port, these goods would be called as coastal goods. समझ में आई बात? Okay. अब यहाँ पर एक चीज समझना, जो सीबीआईसी होगा, ठीक है, सीबीआईसी है अपना सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स. दे विल अपॉइंट सम पोर्ट्स which are to be called as coastal ports. ओके, सारे के सारे पोर्ट्स को कोस्टल पोर्ट्स नहीं कहेंगे. जो सीबीआईसी अपॉइंट करेगा उसी पोर्ट्स को हम कोस्टल पोर्ट्स कहेंगे. एंड गुड्स मूविंग फ्रॉम दोस कोस्टल पोर्ट्स वुड बी कॉल्ड एज कोस्टल गुड्स. इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज कन्वेंस. द बेसिक मीनिंग ऑफ कन्वेंस इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. बेसिक मीनिंग ऑफ कन्वेंस मीन्स मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब यहां पर ये लोगों ने क्या लिखा हुआ है? कन्वेंस इंक्लूड्स वेसल, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल. मतलब जो कन्वेंस होता है, बरोबर, फॉर एग्जाम्पल आप लोग वेसल में गुड्स लेके आ रहे हो, तो वेसल इज द कन्वेंस. व्हीकल से गुड्स आ रहे हैं, रोड से आ रहे हैं, ठीक है, मतलब पाकिस्तान से इंडिया गुड्स आ रहे हैं, लाहौर से, ठीक है, व्हीकल में आ सकता है. ओके, तो यहाँ पर व्हीकल से अगर गुड्स आ रहे हैं, देन ऑल्सो व्हीकल इज अ कन्वेंस. इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज कस्टम्स एरिया. कस्टम्स एरिया एंड कस्टम्स पोर्ट, ये दोनों डेफिनेशन अपन साथ में देखेंगे. कस्टम्स एरिया, कस्टम्स पोर्ट, कस्टम्स एयरपोर्ट एंड लैंड कस्टम स्टेशन. ओके, ध्यान देना, जब भी आपका वेसल इंडिया में आता है तो सबसे पहले उसको कस्टम्स पोर्ट पे रुकना पड़ता है. कहां पर रुकना पड़ता है? कस्टम्स पोर्ट पे. कस्टम्स पोर्ट पे जो अपना पर्सन इंचार्ज होगा, ठीक है, पर्सन इंचार्ज का डेफिनेशन नीचे आएगा, वैसे हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देख लिया. तो पर्सन इंचार्ज जो है वो क्या करेगा? वो आईजीएम वहां पर फाइल करेगा. उसके आईजीएम फाइल करते ही आपको एंट्री इनवर्ड्स दिया जाएगा. आई होप इट इज क्लियर. तो ये सारी फॉर्मेलिटीज कहां पर हो रही है? कस्टम्स पोर्ट पर. ओके, अब जैसे ही आपको एंट्री इनवर्ड्स मिला, वैसे क्या होता है, जो वेसल है वो कहां पर आएगा? कस्टम्स एरिया में आएगा. कस्टम्स एरिया में क्या होता है? अनलोडिंग होता है. आई होप इट इज क्लियर. तो पहले कस्टम्स पोर्ट, यहाँ पर आईजीएम फाइल होगा, पर्सन इंचार्ज को एंट्री इनवर्ड्स मिलेगा, एंट्री इनवर्ड्स लेकर के हो जाएगा कस्टम्स एरिया में. कस्टम्स एरिया में गुड्स का अनलोडिंग होगा एंड कस्टोडियन वुड टेक अ चार्ज ऑफ दैट गुड्स इन कस्टम्स एरिया. समझ में आई ये बात? ओके, एक बार फॉर्मल रीड कर लेते हैं. पहले कस्टम्स पोर्ट पढ़ते हैं. As per section number 2 subsection 12 of Customs Act, customs ports means any port appointed under section number 7 clause A of Customs Act to be a customs port and includes a place appointed under 7 AA of Customs Act to be an inland container depot. मतलब ध्यान से सुनना, सीबीआईसी अपॉइंट करता है कस्टम्स पोर्ट. इंडिया में कई सारे पोर्ट्स हैं, पर क्या सभी के सभी कस्टम्स पोर्ट है? नहीं, सबके सब कस्टम्स पोर्ट नहीं है. जो कस्टम्स पोर्ट होते हैं वहीं पर आपके वेसल या तो फिर एयरक्राफ्ट, अगर एयरक्राफ्ट का केस है तो कस्टम्स एयरपोर्ट आएगा, ठीक है, नीचे हम देखेंगे. तो जब भी कोई वेसल या तो फिर एयरक्राफ्ट या तो फिर व्हीकल आ रहे हैं, उनको कहां पर रुकना है? आंसर इज कस्टम्स पोर्ट और कस्टम्स एयरपोर्ट और लैंड कस्टम स्टेशन, एज द केस में भी. समझ में आया? ओके, तो कस्टम्स पोर्ट पे ये सब चीजें लैंड हो सकती हैं. देन इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर वी आर गोइंग टू सी कि अगर कुछ वेदर का कंडीशंस सही नहीं है तो कस्टम्स पोर्ट की जगह पर दूसरे किसी पोर्ट पर रुकाया जा सकता है. ओके, जैसे अगर मान लो कि सुनामी आने वाली, ऐसा लग रहा है साइक्लोन आने वाला है, पानी ऐसा 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 घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है.
ओके, सो ऐसे केस में क्या हो सकता है, अगर पर्सन इंचार्ज को लगता है तो वो क्या कर सकता है, किसी और नियरेस्ट आइलैंड पर या फिर किधर भी वो रुका सकता है, समझा। अब उसको रुकाने के लिए कस्टम्स ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, नियरेस्ट कस्टम ऑफिसर। अगर आजू बाजू में कोई कस्टम स्टेशन है ही नहीं, देन पुलिस ऑफिसर। ठीक है, ये अपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर में सीखेंगे, खाली एक मैंने इंटरलिंक करवा के दी। ओके, सो कस्टम्स पोर्ट का मीनिंग समझा। कस्टम्स पोर्ट मींस नोटिफाइड पोर्ट बाय सीबीआईसी, जैसे कांडला पोर्ट हो गया, नावा शेवा पोर्ट हो गया, ओके, जेएनपीटी। तो ये सारे जो है वो नोटिफाइड पोर्ट्स हैं। एंड इट आल्सो इंक्लूड्स इनलैंड कंटेनर डेपो। इनलैंड कंटेनर डेपो, मान के चलो कि गुजरात में एक ही पोर्ट है, गुजरात में एक ही पोर्ट है, ओके, कांडला पोर्ट, एग्जाम्पल ना ये, होंगे और मेरे को नहीं मालूम। समझो गुजरात में एक ही पोर्ट है, कांडला पोर्ट। अब अहमदाबाद में कोई पर्सन ने इंपोर्ट किया है, ओके, अब क्या उसको कांडला पोर्ट जाना पड़ेगा गुड्स लेने के लिए? अहमदाबाद में डायरेक्टली नहीं आ सकते क्या? आंसर इज आ सकते हैं, इफ अहमदाबाद हैज इनलैंड कंटेनर डिपो। ओके, बार बार अहमदाबाद वाला इंसान कांडला पोर्ट जाएगा 300 किलोमीटर दूर, तो इट विल बी वेरी मच हेडेक फॉर हिम। तो यहाँ पर क्या होता है, इनलैंड कंटेनर डिपोज बनाए जाते हैं अंदर, अंदरूनी इलाकों में इनलैंड कंटेनर डिपोज बनाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो कांडला पोर्ट से इधर कंटेनर में स्टफिंग होगा, ठीक है, आपका एक पूरा कंटेनर आपने देखा होगा, तो कंटेनर में गुड्स स्टफ होंगे आपके पूरे, एंड ये पूरा का पूरा कंटेनर आपके इनलैंड कंटेनर डिपो में भेजा जाएगा, एंड दिस इनलैंड कंटेनर डिपो वुड बी टर्म्ड एज कस्टम्स पोर्ट। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज कस्टम्स एरिया। कस्टम्स एरिया मीन्स द area of customs station and includes any area in which goods imported or exported are ordinarily kept before clearance। ठीक है, मतलब गुड्स जो इंपोर्ट हुए एंड जो एक्सपोर्ट होने वाले हैं वो जहां पर रखे जाते हैं बिफोर देयर क्लियरेंस और बिफोर देयर शिपिंग। ठीक है, सो उस केस में कहां पर रखे जाते हैं? कस्टम्स एरिया में। ओके, तो कस्टम्स एरिया का जो चार्ज होता है वो कौन लेता है? कस्टोडियन लेता है, एंड कस्टोडियन इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस इज पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटीज, okay, in case of vessel, then airport authority of India in case of aircraft, okay, and in case of inland container depot it is container corporation of India, ऐसा नाम है इसका, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सीसीआई बोलते हैं अपन इसको। सो विच आर द मेजर व्हाट वी कैन से कस्टोडियंस? कस्टोडियन कौन कौन होते हैं? पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी इन केस ऑफ वेसल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन केस ऑफ एयरक्राफ्ट से अगर आ रहा है गुड्स तो, देन इनलैंड कंटेनर डिपो में कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये होते हैं कस्टोडियंस। इज दैट क्लियर? तो गुड्स कस्टम्स पोर्ट पे आए, बस सारा फॉर्मेलिटी हो गया, ठीक है, आईजीएम फाइल किया, एंट्री इनवर्ट्स मिल गया, ओके, देन वो कहां पर आएंगे? कस्टम्स एरिया में आएंगे। इज दैट क्लियर? कस्टम्स एयरपोर्ट, सेम वैसा ही डेफिनेशन है, उसमें कुछ ज्यादा पढ़ने ऐसा नहीं है। अंडर सेक्शन 7A अगर अपॉइंट किया हुआ है कोई एयरपोर्ट को, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एज कस्टम्स एयरपोर्ट। एंड एयर फ्रेट स्टेशन कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर कंटेनर फ्रेट CFS करके होता है, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, यहाँ पर होता है एयर फ्रेट स्टेशन। अब एयर फ्रेट स्टेशन का क्या पर्पज है? यहाँ पर अगर समझो इनलैंड कंटेनर डिपो में गुड्स भेजना है, तो एयर फ्रेट स्टेशन पर गुड्स का स्टफिंग होगा, ठीक है, मतलब कंटेनर जब बनते हैं, बड़े बड़े कंटेनर आपने देखा होगा, तो कंटेनर के अंदर गुड्स जो डालते हैं ना, दैट इज टेकिंग प्लेस एट एयर फ्रेट स्टेशन। आई होप इट इज क्लियर। ओके, सो ये पूरा कंटेनर एयर फ्रेट स्टेशन पर भरा जाएगा, एंड देन इट विल बी सेंट टू ICD which is located in the internal locations of India. I hope it is clear. Okay, next is customs station. Let us read it. Section number 2 subsection 13, customs station means customs port, customs airport, land custom station. Okay, मतलब इन सबको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? कस्टम स्टेशन कहते हैं। ओके, एज पर सेक्शन नंबर 8 ऑफ कस्टम्स एक्ट, the commissioner of customs may approve proper places in any customs port, customs airport or coastal port for unloading of goods or any class of goods, specify limits of the customs area। मतलब जो कमिश्नर ऑफ कस्टम्स होगा वो क्या करेगा? ही विल अप्रूव सम अप्रोप्रिएट प्लेसेस जहां पर गुड्स का अनलोडिंग हो सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल गुड्स आर कमिंग एट नावा शेवा पोर्ट, सो वेदर गुड्स विल बी लाइंग एट दैट पोर्ट ओनली, ऐसे ही गुड्स पड़े रहेंगे? विल दैट गुड्स बी लाइक दिस ओनली एट द पोर्ट? नो, the customs, that is commissioner of customs, would notify, rather would approve
some places wherein goods can be stored, wherein goods can be stored at this particular location. Okay, so whenever importer is coming, importer has to take delivery from that particular location after completing the appropriate procedure. Clear? As per section number 141, all conveyances and goods in customs area are subject to the control of officer of customs for enforcing the provisions of the act. ठीक है, अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कस्टोडियन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा. यस, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया. CBIC empowered to permit the landing of vessels, aircraft at any other place other than customs port or airport. Section 29. देखो एक चीज बताऊं मैं आप लोग को, लैंडिंग होती है ना, लैंडिंग, लैंडिंग, अब ये लैंडिंग सिर्फ एयरक्राफ्ट की होती है. शिप एंड वेसल ये लैंड नहीं होते, इसको हम बोलते हैं कॉलिंग ऑफ वेसल. क्या बोलते हैं? कॉलिंग ऑफ वेसल. दिस आर सम टेक्निकल वर्ड्स. अगर आप ये एग्जाम में लिखोगे, यू वुड बी एट अ कॉम्पिटिटिव एज. समझ में आ रहा है? बाकी लोग क्या लिखेंगे? वेसल अराइव्स. वेसल डज नॉट अराइव, वेसल इज कॉल्ड. ओके, कॉलिंग ऑफ वेसल बोलते हैं हम इसको. कॉलिंग ऑफ वेसल, नॉट अराइवल ऑफ वेसल, इट इज कॉलिंग ऑफ वेसल. अगर एयरक्राफ्ट का आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या लिखोगे? अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट. क्या लिखोगे? अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट. इज दैट क्लियर? ओके, सो इस तरीके से आपको लिखना है. अब मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ था कि लैंडिंग जो है या फिर कॉलिंग जो है वो कहां पर हो सकती है? कस्टम्स पोर्ट पर. ठीक है, कस्टम्स पोर्ट पे हो सकती है और कहीं पर भी नहीं हो सकती. इज दैट क्लियर? पर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में देयर इज अ पावर विद कस्टम्स ऑफिसर एंड CBIC वुड एम्पावर हिम कि कहीं पर भी आप रोको. ओनली बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस, स्ट्रेस. स्ट्रेस मतलब उसको स्ट्रेस नहीं, वेदर स्ट्रेस. ओके, देन सम सेफ्टी पर्पसेस. ठीक है, मान लो कि आप लोग के वेसल में कुछ क्रू मेंबर्स एंड पैसेंजर भी आ रहे हैं एंड आप लोग गैस सिलेंडर भी लेके आ रहे हो, सिलेंडर फट गया, तो सिलेंडर का जो स्मेल होता है वो गैस का, दैट इज वेरी मच डेंजरस फॉर आवर हेल्थ. तो यहाँ पर वो साइड पर रुका के, साइड पर मतलब पानी यहाँ पर है बरोबर ना, नियरेस्ट आइलैंड होगा कोई, या कोई एक टेकड़ी होगी साइड पे, वी कैन से सम लोकेशन वेर इट कैन लैंड और इट कैन बी कॉल्ड, एंड वहां पर वो पैसेंजर को अनलोड कर सकता है. ठीक है, बाय इन्फॉर्मिंग कस्टम्स ऑफिस, नियरेस्ट कस्टम्स ऑफिस और पुलिस ऑफिसर. इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. ड्यूटीएबल गुड्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूटीएबल गुड्स? ड्यूटीएबल गुड्स मींस such goods on which duty is yet to be paid, which are chargeable to duty, no doubt, but duty has not been paid. अगर ड्यूटी पे हो जाती है तो इसको हम ड्यूटीएबल गुड्स नहीं कहेंगे. इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं. एंट्री. एंट्री मींस, entry in relation to goods means entry made in bill of entry, shipping bill or bill of export, and includes in case of imported or exported goods by post the entry referred to in section number 82. ठीक है, मतलब बेसिकली ये क्या कह रहा है, अगर आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो तभी आपके गुड्स को हम एंट्री करने देंगे इंडिया में, नहीं तो वो कस्टम्स फ्रंटियर पे ही रहेंगे. ओके, कस्टम फ्रंटियर पे रहेंगे. तो कस्टम फ्रंटियर से लेकर के आपके लोकेशन में आना है तो आपको क्या फाइल करना पड़ेगा? बिल ऑफ एंट्री. आई होप इट इज क्लियर. ओके, एंड अगर वेयर हाउस में डिपॉजिट करना है तो क्या फाइल करना पड़ेगा? इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री. वेयर हाउस से निकालने के लिए एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री. इंडिया से गुड्स बाहर भेजने के लिए शिपिंग बिल. समझ में आ क्या? अगर वेसल से भेज रहे हो तो शिपिंग बिल, एंड अगर व्हीकल से भेज रहे हो तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट. आई होप इट इज क्लियर. नीचे आएगा डेफिनेशन बिल ऑफ एक्सपोर्ट का. आगे पढ़ रहे हैं. एक्सपोर्ट्स. एक्सपोर्ट आप लोग को मालूम ही है, जो जीएसटी में डेफिनेशन देखा था. कहां पर देखा था जीएसटी में बोलो तो? सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 5. याद आ रहा है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इट मींस टेकिंग गुड्स आउटसाइड इंडिया. अभी इंडिया का डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया, फर्स्ट लेक्चर में वही किया था अपन ने. सो मान के चलो कि ये इंडिया है. ओके, एंड ये आपका टेरिटोरियल वाटर्स है 12 नॉटिकल माइल्स. इफ योर गुड्स आर क्रॉसिंग दिस पर्टिकुलर एरिया 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस कर गया, इट मींस योर गुड्स आर एक्सपोर्टेड irrespective of whether they are reaching up to their destination or not. डेस्टिनेशन पहुंचे या ना पहुंचे उससे फर्क नहीं पड़ता. फर्क किससे पड़ता है? 12 नॉटिकल माइल क्रॉस हुआ कि नहीं, बस दैट्स इट. एक्सपोर्ट गुड्स. एक्सपोर्ट गुड्स मींस द गुड्स व्हिच आर टू बी टेकन आउटसाइड इंडिया.
टू बी, टू बी मतलब होने वाले हैं, हुए नहीं, होने वाले हैं। अगर हो जाते तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्टेड। ओके, एक्सपोर्ट गुड्स बोला, एक्सपोर्टेड गुड्स नहीं बोला। एक्सपोर्ट मींस टू बी टेकन आउटसाइड इंडिया। मान के चलो कि ये एसी का रिमोट है, ठीक है, मेरे को इसको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको शिपिंग बिल फाइल किया मैंने, मैं कस्टम फ्रंटियर पे रुका हुआ है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट गुड्स। Once let export order is received and these goods are shipped and moved out, they will not be longer called as export goods, ठीक है, because they are now exported। आगे बढ़ते हैं, फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट। एज द नेम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ऐसा वेसल या ऐसा एयरक्राफ्ट जो फॉरेन से आ रहा है, ठीक है, इंडिया में टच करके भी या टच ना करे भी इंडिया से बाहर जा रहा है, बराबर, मतलब इंडिया में वो इंडिया में उसका काम नहीं है, ठीक है। फॉरेन वेसल हैज नो वर्क इन इंडिया, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉरेन गोइंग वेसल? इट इज फॉर एग्जांपल कमिंग फ्रॉम दुबई and then again going to Dubai, whether or not touching any intermediary point in India। मीन्स दुबई से आ रहा है, इंडिया में थोड़ी देर के लिए रुकेगा, अनलोड करेगा, वापस से लोड करेगा एंड चला जाएगा। सो उसको हम कहते हैं फॉरेन गोइंग वेसल। ओके, फॉरेन गोइंग वेसल, एंड अगर एयरक्राफ्ट है तो भी वैसा ही केस है। अब फॉरेन गोइंग वेसल का रेलेवेंस क्या है? आंसर इज, इफ स्टोर्स आर कंज्यूम्ड, if stores are consumed on a foreign going vessel, import duty is exempted on that particular stores, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूँ, ये देखो, ये इंडिया है, बरोबर है, अपन कस्टम्स में इंडिया बहुत बार बनाएंगे, ओके, तो हर बार ऐसा ही बनेगा इंडिया। सो हियर इट इज अ बेसलाइन, ओके, ये है अपना 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स, ओके। अब स्टोर्स का मतलब क्या होता है? एक एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो यहाँ पर दुबई है, देखो एक्चुअली में दुबई कहाँ है मेरे को नहीं मालूम, ये दुबई है, ठीक है। अब दुबई से जब गुड्स आ रहे हैं, मान के चलो कि यहाँ पर ना अपना मशीनरी दुबई में, मशीनरी नहीं सॉरी, वेसल अपना कुछ खराब हुआ था, तो यहाँ पर ना हम लोगों ने एक मशीन बोल रहा हूँ बार बार, यहाँ पर जो वेसल है उसको हमने ठीक कराया, एंड साथ में एक स्टेपनी भी ले ली। स्टेपनी मतलब समझते हो, गाड़ी में स्टेपनी होती है, वैसे ही कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट होगा, उसको हम स्टेपनी बोल रहे हैं, ठीक है। सो एक्स्ट्रा पार्ट भी हमने ले लिया, हम लोग को लगा कि यार जरूरत पड़ा तो काम आएगा, गाड़ी में रख लेते, ठीक है, वेसल में रख लेते हैं। अब ये वेसल आ रहा है इंडिया में, आ रहा है, ठीक है। अब ये वेसल आ रहा है, यहाँ पर आ चुका, ठीक है। अब मान के चलो कुछ चीज खराब हो गई, मेरे वेसल में कुछ चीज खराब हो गई, अच्छा हुआ था एक्स्ट्रा पार्ट लिया था, वो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर लगाने काम आ गया, एंड दिस वेसल इज नाउ अगेन इन अ प्रॉपर कंडीशन, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज स्टोर्स और स्पेयर्स, ओके। सो ये स्टोर्स जो है वो हमने दुबई से लिया, एंड ये इंडिया में आ रहा है 12 नॉटिकल माइल क्रॉस करके, ठीक है। इस वेसल में और भी गुड्स भी है, ठीक है, ये सब यहाँ पर आएंगे, अनलोड हो जाएंगे, ओके, देन ये वेसल वापस से निकल जाएगा। तो क्या इस पार्ट के ऊपर ड्यूटी लगाए, कस्टम ड्यूटी लगानी चाहिए, क्योंकि 12 नॉटिकल माइल क्रॉस कर गया ना, लगाए? नहीं, ऐसा नहीं। इज दैट क्लियर? ड्यूटी वुड नॉट बी लेविड बिकॉज दिस इज द फॉरेन गोइंग वेसल और फॉरेन गोइंग एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में भी वैसा ही कुछ है, ओके। सो अगर ये फॉरेन गोइंग वेसल हुआ, देन जो भी स्टोर्स या तो फिर स्पेयर्स इस पर्टिकुलर वेसल में लगाए गए हैं, ठीक है, या फिर यूज हुए या कंज्यूम हुए, और फ्यूल, देन इन दैट केस उसके ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, प्रोवाइडेड इट इज अ फॉरेन गोइंग वेसल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। गुड्स का डेफिनेशन, गुड्स का डेफिनेशन तो एकदम सिंपल है ना, क्या डेफिनेशन है? गुड्स इंक्लूड एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग मनी एंड सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रास क्रॉप्स। ये डेफिनेशन है क्या यहाँ पर? ध्यान से देखो, ये डेफिनेशन है क्या यहाँ पर? नहीं, वो जीएसटी एक्ट का डेफिनेशन था, एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सोगा, जो आपने सीपीटी और सीए फाउंडेशन जो भी होगा आपका, उसमें आपने पढ़ा था, याद आ रहा है क्या? ओके, सो सोगा एक्ट एंड जीएसटी एक्ट, उसके लिए कुछ अलग डेफिनेशन है, बट फॉर द पर्पज ऑफ कस्टम्स एक्ट द डेफिनेशन ऑफ गुड्स इज समथिंग डिफरेंट। व्हाट इज द डेफिनेशन? लेट अस रीड। As per section number 2 subsection 22 of customs act, the goods includes vessel, aircraft and vehicles। Important point, important point। यहाँ पर
कन्वेंस नहीं लिखा है, ध्यान से सुनना, यहां पर कन्वेंस नहीं लिखा है, यहां पर क्या लिखा है, वेसल, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल। क्यों ऐसा लिखा है? मान के चलो कि अ, आपने फॉर एग्जांपल मोटर कार मंगाई दुबई से, रोल्स रॉयस मंगाई, ठीक है, दुबई में अच्छी मिलती है, रोल्स रॉयस दुबई से मंगाई आपने, ओके। तो यहां पर जो रोल्स रॉयस आ रही है, क्या हम उसको कन्वेंस बोलेंगे क्या? कन्वेंस नहीं बोलेंगे। कन्वेंस वो होता है जिसके अंदर गुड्स आते हैं, बट आपका कार ही गुड्स है। समझ में आया क्या बात? सो दिस इज द व्हीकल, दिस इज द व्हीकल, क्लियर? सो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी। पर अगर मान लो कोई वेसल आ रही है, ओके, ये वेसल के अंदर आपकी गाड़ी भी आ रही है, समझ में आ रहा है क्या? एक वेसल है, बहुत बड़ा वेसल है, बरोबर, ये वेसल, उसके अंदर आपकी गाड़ी आ रही है। अब ये वेसल भी आ रही है, ये गाड़ी भी आ रही है, तो क्या वेसल पे ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाया जाएगा? देखो यहाँ पर से वेसल आ रहा है, वापस से इंडिया बनेंगे, ठीक है, इंडिया बनाने में ही अपना कस्टम्स एक्ट खत्म हो जाएगा, ओके। सो दिस इज द वेसल through which you are bringing into India a car, a Rolls Royce car, okay. So ये 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया आ रहा है, ओके, 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया आ रहा है। तो यहाँ पर कौन से दो चीजें आ रही है, कहना से वेसल भी आ रहा है एंड व्हीकल भी आ रहा है। अब ये जो वेसल है इसको हम क्या कहेंगे, कन्वेंस कहेंगे, ओके, कन्वेंस कहेंगे, एंड इसको हम कहेंगे व्हीकल, ओके। सो गुड्स डेफिनेशन इंक्लूड्स व्हीकल, नॉट कन्वेंस। सो ये जो वेसल है, वो जो आता है, वेसल जब ये आ रहा है, ठीक है, ये कन्वेंस जब आ रहा है, इसके ऊपर नो कस्टम ड्यूटी, बिकॉज इट इज नॉट गुड्स। बट द वेसल विच इज ब्रिंगिंग व्हीकल, दिस व्हीकल वुड बी लायबल टू कस्टम ड्यूटी। इज दैट क्लियर? बीसीडी, आईजीएसटी, वॉट एवर एटसेट्रा, सबके सब ड्यूटीज इसके ऊपर लगेंगे। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट इज स्टोर्स, ओके, स्टोर्स मतलब गुड्स भी, गुड्स के डेफिनेशन में स्टोर्स भी आता है। However, there is some exemptions provided in section number 85. Baggage, okay, currency and negotiable instrument, any other kind of movable property, movable, not immovable। ऐसा थोड़ी होगा कि दुबई से हम लोग जमीन लेके आ रहे हैं, नो, जमीन लेके नहीं आ सकते अपन। सो यहाँ पर जो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी दैट वुड बी गुड्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इंपोर्ट। इंपोर्ट का डेफिनेशन अपना जो था आईजीएसटी एक्ट में, सेम डेफिनेशन इज अप्लाइड ओवर हियर, ओके। तो क्या लिखा है यहाँ पर, ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। इसके ऊपर तो बहुत डिस्कशन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। दिस इज अ टैक्सेबल इवेंट, ओके। सो इंपोर्टेशन स्टार्ट कब होता है, 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस होते ही, मतलब अंदर आते ही। खत्म कब होता है, व्हेन गुड्स फॉर्म पार्ट ऑफ लैंड मास ऑफ द कंट्री। कौन से केस लॉ में लिखा हुआ है, गार्डन सिल्क मिल्स, क्लियर है, याद रहेगा। इंपोर्टेड गुड्स, ये डेफिनेशन बहुत मस्त है, मजा आएगा, सुनो। दिस डेफिनेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग। Imported goods means such goods which are imported, or we can say which are coming from outside India to India, but does not include, but does not include goods which have been cleared for home consumption. Goods which are being cleared for home consumption, okay. For example लेता हूँ मैं, कुछ देख रहा हूँ, कुछ चीजें क्या आजू बाजू, कुछ भी नहीं है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं मोबाइल का। मान के चलो ये मेरा मोबाइल है, मतलब है मेरा ही मोबाइल है, ठीक है। सो दिस मोबाइल आई हैव परचेज फ्रॉम दुबई, नहीं इंडिया से ही खरीदा है, मतलब एग्जांपल ले रहा हूँ, दुबई से आया, ठीक है। सो ये दुबई से आया ऐसा समझ के चलो इसको। अब ये दुबई है यहाँ पर, ओके, दुबई कमिंग इनटू इंडिया, इंडिया में आया गुड्स, बरोबर है। अब ये मेरा कस्टम्स पोर्ट है, कस्टम्स पोर्ट, यहाँ पर है कस्टम्स स्टेशन, ओके, यहाँ पर वेयर हाउस वगैरह सब लगे हुए हैं। ये है अपना कस्टम्स फ्रंटियर, कस्टम्स फ्रंटियर, ओके, दिस आर द कस्टम फ्रंटियर। नाउ दिस मोबाइल आई हैव imported from Dubai, yes or no? Okay. Now, when I am filing bill of entry for clearing this mobile, when I am filing bill of entry for clearing this particular mobile, ठीक है, बिल ऑफ एंट्री फाइल किया। अब इसको क्या होगा, ये क्लियरेंस किया जाएगा, क्या होगा, क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, यस और नो? सो वंस इट इज क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, दिस मोबाइल विल नो लॉन्गर बी ट्रीटेड एज इंपोर्टेड गुड्स।
Once this mobile is cleared for home consumption, it will not be treated as imported goods. It will be only treated as import of goods unless and until it is in the custody of this customs officer. ठीक है, मतलब कस्टम्स के डिपार्टमेंट में, कस्टम्स एरिया में जब तक है तब तक इसको इंपोर्टेड गुड्स कहेंगे, समझा? मतलब ये मोबाइल अगर इधर है, ओके, ये मोबाइल अगर समझो इधर है, तब तक ये क्या होगा? इंपोर्टेड गुड्स। जैसे ही उसके ऊपर ड्यूटी थी वो पे हो गई, तो उसको हम क्लियरेंस के लिए लेके जा सकते हैं घर पे, होम कंजम्पशन के लिए, ओके। घर पे मतलब इंडिया में, फैक्ट्री हो सकती है, आपका घर पर्सनल होगा तो पर्सनल हो सकता है। सो जैसे ये क्लियर हो गए तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंपोर्टेड गुड्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, समझा? इसके पीछे लॉजिक क्या? क्योंकि जो भी कस्टम ड्यूटी थी प्लस आईजीएसटी था वो सब आपने भर दिया, ओके, सब भर दिया, मतलब ये एज गुड एज इंडिया के लेवल पे आ गया, मतलब ये इंपोर्टेड नहीं रहा अब तक। ठीक है, इंपोर्टेड हम उसको ही कहेंगे जो क्लियरेंस नहीं हुआ है, समझा? तो जब आपके दोस्त लोग बोलेंगे ये इंपोर्टेड चॉकलेट है, उसको बोलना ये इंपोर्टेड गुड्स नहीं है, ओके। इंपोर्टेड गुड्स तब माना जाएगा जब कस्टम के कंट्रोल में गुड्स है, कस्टम्स एरिया में, कस्टम स्टेशन पर गुड्स है। ठीक है, जैसे आप क्लियर करा दोगे, इट इज नो लॉन्गर टू बी ट्रीटेड एज इंपोर्टेड गुड्स। नेक्स्ट, इंपोर्टर। इंपोर्टर, इसमें क्या समझने जैसा? इसमें क्या समझे हम? इंपोर्टर, सुनो ध्यान से। इंपोर्टर में एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज बेनिफिशियल ओनर। क्या वर्ड आ रहा है? जस्ट अ सेकेंड। इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, सुनना ध्यान से। एज पर सेक्शन नंबर 226 ऑफ कस्टम्स एक्ट, importer in relation to any goods at any time between place of importation and till the time they are cleared for home consumption includes owner, beneficial owner or any person holding himself to be importer. Okay, okay, तो यहां पर क्या लिखते हैं ये लोग? ओनर, बेनिफिशियल ओनर और एनी पर्सन होल्डिंग हिमसेल्फ आउट टू बी इंपोर्टर। ओके, अब आप लोग को एक मैं थोड़ा सा इंपोर्ट प्रोसीजर का एक थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। जब भी आप लोग इंपोर्ट करते हैं, ओके, तब एक बिल ऑफ लेडिंग करके बनता है। क्या बनता है? बिल ऑफ लेडिंग। अब बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है? इस पे ना ओनरशिप होता है, मतलब ये गुड्स जो आ रहा है इसका ओनर मैं हूँ। मतलब ये जो अपना फॉरेन वाला जो होता है वो क्या करता है? बिल ऑफ लेडिंग में ओनरशिप ट्रांसफर करके देता है। तो ये बिल ऑफ लेडिंग मैं कहां पर बताता हूँ? कस्टम्स ऑफिस में, कि देखो ये गुड्स का ओनर मैं हूँ, ये मेरे गुड्स हैं, ये बिल ऑफ लेडिंग मेरे पास है, मैं इसका बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहा हूँ, मैं इसका ड्यूटी का पेमेंट कर रहा हूँ, एंड मुझे क्लियरेंस करना है। ठीक है, सो whoever who is having this bill of lading and who is clearing these goods for home consumption or depositing in warehouse, whatever the case may be, he will be called as importer. Clear? Next is beneficial owner. Beneficial owner, beneficial owner means what? जो क्लियर कर रहा है वो अलग है, जो क्लियर करवा रहा है दैट इज जस्ट अ क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट। ओके, ही इज कस्टम हाउस एजेंट, CHA। ठीक है, सो ही इज नॉट द ओनर, he is just clearing the goods, okay, but beneficial owner is me, so I am also the importer, मैं खुद importer हूँ। okay, समझ में आई बात? अब आगे ना एक केस लॉ हुआ, okay, उसमें क्या लिखा हुआ वो पढ़ते हैं। however importer also includes any person holding himself to the importer for the purpose of clearing goods, okay, this is the person who files the import documents, मतलब जो मेरा कस्टम हाउस एजेंट है, ठीक है, जो मेरा क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट है, ओके, फॉर द पर्पस ऑफ क्लियरेंस ऑफ गुड्स ही कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज इंपोर्टर। क्यों? क्योंकि दिस इज द पर्सन हु फाइल्स इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। ओके, हाउएवर बिटवीन द टू द ओनर टेक्स द प्रेसिडेंस ओवर पर्सन होल्डिंग हिमसेल्फ आउट टू बी इंपोर्टर। मतलब जो एक्चुअल इंपोर्टर है जिसका ये गुड्स है वो प्रेसिडेंस लेगा, मतलब he will be called as importer over that particular person who is clearing the goods. Okay. The goods being abandoned by original importer, the ownership thereof continues to vest in the foreign supplier. मतलब अगर मान के चलो कि गुड्स गुड्स इंडिया में आया एंड मैंने कहा कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए, ये गुड्स आया था मेरे लिए, माना बिल ऑफ लेडिंग भी मेरे नाम पे, बट मुझे नहीं चाहिए क्योंकि जैसा मुझे चाहिए था वैसा गुड्स नहीं आया। तो यहाँ पर मैं जब उसको बोलता हूँ कि भाई ये मुझे नहीं चाहिए गुड्स, तो व्हाट डज दिस हैपन? यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो मेरा ओनरशिप है, दैट इज इंपोर्टर का ओनरशिप है, जैसे ही मैंने ना बोल दिया, अबेंडन कर दिया,
मैंने बोल दिया नहीं चाहिए, तब इस गुड्स का ओनरशिप हो जाता है अगेन ऑफ द फॉरेन सप्लायर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ओके। द सेड गुड्स इफ ट्रांसफर्ड बाय एंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ लीडिंग टू अनदर पर्सन वुड बी कॉल्ड एज इंपोर्टर। मतलब अगर मान लो कि मुझे नहीं चाहिए गुड्स, मैंने बोलता हूँ कि सर आपको चाहिए, आप ले लो, मैं बिल ऑफ लीडिंग आपके नाम पर एंडोर्स करता हूँ, तो जब मैं एंडोर्स कर दूंगा तब दैट पर्टिकुलर पर्सन वुड बी कॉल्ड एज इंपोर्टर। नेक्स्ट, स्टोर्स। Stores means goods for use in the vessel or aircraft and includes fuel, spare parts and other articles or equipments, whether or not for immediate fitting. ठीक है। पर्सन इंचार्ज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, मैं एक बार रफली वापस बता देता हूँ। अगर गुड्स आपके वेसल से आते हैं तो कैप्टन ऑफ द वेसल और मास्टर ऑफ द वेसल इज द पर्सन इंचार्ज। ठीक है, बेसिकली ड्राइवर है, बेसिकली जो ड्राइवर होता है उसको हम कहते हैं पर्सन इंचार्ज, पर ड्राइवर के अलग अलग नाम है। ओके। एयरक्राफ्ट, अगर एरोप्लेन से आ रहे गुड्स आपके, ओके, सो इन दिस केस पायलट इज द पर्सन इन चार्ज और कमांडर हम उसको कहते हैं। अगर ट्रेन से आ रहा है तो कंडक्टर और गार्ड और अदर पर्सन हैविंग डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। ओके। देन व्हीकल से अगर कुछ आ रहा है तो ड्राइवर और पर्सन इन चार्ज ऑफ द व्हीकल। अगर अदर से तो पर्सन इन चार्ज, मतलब जो चला के आ रहा है वो ओनर ऑफ द कन्वेंस। नेक्स्ट इज बिल ऑफ एक्सपोर्ट। The exporter of any goods shall make entry thereof by presenting to the proper officer in case of goods to be exported by land. अगर लैंड से गुड्स एक्सपोर्ट होने वाले तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करना होगा। अगर वेसल से होने वाले हैं देन क्या फाइल करते हैं अपन? शिपिंग बिल। नेक्स्ट इज इंपोर्ट रिपोर्ट। अगर आपका व्हीकल रूट से आ रहा है गुड्स, ओके, तो पर्सन इंचार्ज को क्या फाइल करना पड़ता है? इंपोर्ट रिपोर्ट, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। नेक्स्ट इज टैरिफ वैल्यू। टैरिफ वैल्यू क्या होता है? टैरिफ वैल्यू मतलब एक वैल्यू फिक्स है आपके गुड्स का। ओके, मान के चलो कि आप स्टील इंपोर्ट कर रहे हो, आप स्टील इंपोर्ट कर रहे हो, ओके, सो स्टील में वैल्यू उन्होंने रख दिया है से 3000 रुपीज पर टन। एग्जाम्पल है, मेरे को कुछ मालूम नहीं, 3000 रुपीज पर टन, ये आपका वैल्यू डिसाइडेड है। ओके, सो दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड एज टैरिफ वैल्यू। ये सीबीआईसी ने नोटिफाई कर लिया है टैरिफ में। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज टैरिफ वैल्यू। अब इसके हिसाब से कस्टम ड्यूटी का वगैरह कैलकुलेशन किया जाएगा। नेक्स्ट इज हाईसीस। हाईसीस मतलब ऐसा एरिया जो 200 नॉटिकल माइल के पार है, वो बाजू, इंडिया की तरफ मत आओ, वो बाजू जाओ बाहर। सो हाईसीस मतलब ऐसा एरिया जो 200 नॉटिकल माइल के बाहर। सो हाईसीस का जो एरिया है उस एरिया में सब कंट्रीज के पास इक्वल राइट होता है। ठीक है, ऑल कंट्रीज हैव इक्वल राइट्स इन दिस एरिया। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, मतलब पूरा का पूरा इंडिया बट नॉट इंक्लूडिंग एसईजेड, ईओयू, ईएचटीपी, एसटीपी और बायोटेक्नोलॉजी पार्क। समझ में आया? दैट्स इट विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।